वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम सामान्य संतुलन और कल्याणकारी अर्थशास्त्र, जनरल इक्विलिब्रियम और वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लगभग 20-25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे। सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्न है, सामान्य साम्य विश्लेषण, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का जो संबंध है वो किसके साथ में होता है। तो देखिए, जब हम सामान्य संतुलन की बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था के सभी बाजारों में संतुलन का एक साथ अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। सामान्य संतुलन जो होता है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के साथ में संबंधित होता है। अगला है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनें। सामान्य संतुलन विश्लेषण के अंतर्गत श्रम व अन्य साधन पूर्ण रोजगार की स्थिति में होते हैं। उत्पाद मतलब अर्थव्यवस्था में क्या होता है, पूर्ण रोजगार होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, बिल्कुल सही है। फिर उत्पादन की जो तकनीक होती है, टेक्नोलॉजी, उसको एक तरह से स्थिर माना जाता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, ये भी बिल्कुल सही है। और फिर परफेक्ट कंपटीशन होता है, चाहे वस्तु बाजार हो चाहे वो साधन बाजार हो, तो पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। तो यहाँ पे तीनों कथन सही हैं, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, सामान्य संतुलन विश्लेषण से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यह मॉडल बहुत सारी अवास्तविक मान्यताओं पे आधारित है। तो ये बिल्कुल सही है, जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता का विचार है वो वास्तविक जीवन में नहीं पाया जाता है, जबकि सामान्य संतुलन विश्लेषण जो है वो पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पे आधारित है, जो अवास्तविक है, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा, इस मॉडल का पथ दिशा पहले से दिया होता नहीं। ठीक है, मॉडल में जो पथ कौन सा होगा जिसके आधार पर सामान्य संतुलन को प्राप्त किया जा सकता है, तो ये एक तरह से दिया हुआ नहीं होता है। और जो संतुलन प्राप्त कर लिया जाएगा, ठीक है, जो अवस्था प्राप्त हो जाएगी वो स्थायी होगी या अस्थायी होगी, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जो पहला कथन है वो हमारा सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रायोगिक साम्य, ठीक है, जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, गतिशील अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जिस अर्थव्यवस्था में डायनेमिक इकोनॉमी से संबंधित होता है, बिल्कुल सही होता है। फिर दूसरा है, सामान्य संतुलन विश्लेषण का प्रयोग सर्वप्रथम लियोन वालरस के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो जनरल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है, सामान्य संतुलन का जो मॉडल है, सबसे पहले जो फ्रेंच अर्थशास्त्री हैं वालरस, उनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, उनकी बुक आई थी एलिमेंट्स ऑफ प्योर इकोनॉमिक्स, उसमें उन्होंने एक तरह से इसके बारे में विचार दिए थे। और फिर तीसरा है, तो ये भी आपका सही हो गया। तीसरा कथन है, सामान्य संतुलन की अस्थिरता, देखिए अस्थिरता तब पाई जाती है जब मांग एवं पूर्ति के बीच समानता दी हुई कीमतों पर भंग हो जाती है। मतलब मांग और पूर्ति के बीच में अगर संतुलन नहीं रहता है तो सामान्य संतुलन भी एक तरह से अस्थिर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे तीनों कथन जो हैं वो सही हैं। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी। अगला है, निम्नांकित में से कौन जंगल की बनावट का जो उदाहरण है वो आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्थितिक साम्य के साथ में होना चाहिए। इसको आप देख सकते हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा। अगला है, वालरस मॉडल का संबंध, ठीक है, वालरस का जो मॉडल है वो किसके साथ में संबंधित है, सामान्य संतुलन विश्लेषण, जिसमें हम सभी बाजारों का एक साथ संतुलन का अध्ययन करते हैं। अगला है, निम्नांकित में से किस अर्थशास्त्री ने सामान्य साम्य विश्लेषण मॉडल का जो है प्रतिपादन, गणितीय मॉडल का प्रतिपादन किया है। देखिए, सामान्य साम्य विश्लेषण का जो प्रतिपादन है वो वालरस के द्वारा किया गया था। और जो गणितीय मॉडल है, इन्होंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक तरह से जो युगपत समीकरण होते हैं, साइमल्टेनियस जो इक्वेशन होती है, उनका एक तरह से उन्होंने प्रयोग किया था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी। अगला है,
आगत निर्गत विश्लेषण का संबंध। ठीक है, आगत निर्गत विश्लेषण में हम क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था में जो सभी बाजार होते हैं वो एक दूसरे के साथ में संबंधित होते हैं, इसलिए इसका जो संबंध है वो किसके साथ में हो जाएगा, सामान्य सामयिक के साथ में हो जाएगा, जनरल इक्विलिब्रियम के साथ में। अगला है कल्याणकारी या वास्तविक अर्थशास्त्र का संबंध। ठीक है, जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र है या वास्तविक अर्थशास्त्र है उसमें हम जो आर्थिक नियम होते हैं, जो आर्थिक नीतियां होती हैं, उनकी एक तरह से रियल लाइफ में जांच की जाती है, उनका परीक्षण किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा बी होना चाहिए। अगला है निम्नलिखित विद्वानों में से किस विद्वान ने कहा कल्याणकारी अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत का वह भाग है जो मुख्य रूप से नीति के साथ में संबंधित होता है। तो यहां पे सिटोवस्की होना चाहिए। अगला है पिगू का कल्याणकारी अर्थशास्त्र। ठीक है, पिगू का जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र है उसको एक तरह से आधुनिक अर्थशास्त्र, क्लासिकल वेलफेयर इकोनॉमिक्स, जो प्राचीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र है उस श्रेणी में सम्मिलित करते हैं। तो आंसर आपका होना चाहिए डी। अगला है आर्थिक कल्याण को प्रोफेसर पिगू ने निम्नलिखित में से किसमें माप करने की बात कही है। ठीक है, तो आर्थिक कल्याण के बारे में पिगू का विचार था कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, मुद्रा के द्वारा माप सकते हैं। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें सी। अगला है पिगू के दृष्टिकोण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कल्याण को आर्थिक कल्याण के विचार से संबंधित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही लग रहा है ये। ठीक है, कि पिगू का विचार क्या था कि जो कल्याण है उसको आर्थिक कल्याण के साथ में संबंधित किया जाना चाहिए। कल्याण को सामान्य कल्याण विचार से संबंधित किया जाना चाहिए, नहीं ये नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए ही होना चाहिए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिगू के अनुसार राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण में सीधा संबंध है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आय का अगर स्तर बढ़ेगा किसी देश में तो जो आर्थिक कल्याण है उसमें भी वृद्धि होगी। और पिगू का जो कल्याणकारी विश्लेषण है वो आय की सीमांत उपयोगिता या सीमांत उपयोगिता हास नियम पर आधारित है, ये बिल्कुल सही लग रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, पहला और दूसरा कथन दोनों सही हैं। पिगू के कथनानुसार भारी पेंदे वाला जहाज, ये एक तरह से होना चाहिए स्थिर सामयिक के साथ में संबंधित होना चाहिए। अगला है परेटो अनुकूलतम की स्थिति को परिभाषित किया जा सकता है जहां पर, तो परेटो अनुकूलतम एक तरह से क्या होता है कि जिसमें किसी व्यक्ति की जो स्थिति है वो खराब नहीं हो, लेकिन कुछ लोगों की स्थिति को पहले से अगर बेहतर बनाया जा सके, तो कुछ लोगों की स्थिति बेहतर हो किंतु किसी की स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। अगला है निम्न कथन किसके द्वारा कहा गया है। प्रत्येक उपभोक्ता का क्रम उपयोगिता फलन में दिया होता है। ठीक है, क्रम की अगर हम बात करें तो ये आपका परेटो के साथ में संबंधित होना चाहिए। मार्शल की जो विचारधारा थी उपयोगिता की वो एक तरह से संख्यात्मक माप के बारे में बताया था, और परेटो का जो है वो क्रमवाचक विचारधारा पे आधारित है। अगला है परेटो इष्टतम या परेटो ऑप्टिमिलिटी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परेटो इष्टतम में उपभोग कंजप्शन जो होगा उसमें एमआरएस एमआरटी के बराबर होगी, बिल्कुल सही है। आय के वितरण में अगर परिवर्तन हो जाएगा तो संतुलन में इष्टतम में अनुकूलतम में परिवर्तन हो जाएगा। और एक ये यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, ये भी सही है। इसे अपूर्ण प्रतियोगिता के अंदर प्राप्त किया जाता नहीं। ठीक है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में नहीं। कहां प्राप्त किया जा सकता है इसको, जब बाजार किस प्रकार का है, परफेक्ट कंपटीशन है, पूर्ण प्रतियोगिता में ही इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे पहला दूसरा और तीसरा कथन सही है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। अगला है परेटो इष्टतम वितरण है। ठीक है, परेटो इष्टतम वितरण में विभिन्न उपभोक्ताओं के मध्य
ठीक है, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है एक्स वाई, वो पहले उपभोक्ता और दूसरे उपभोक्ताओं के लिए क्या होने चाहिए, बराबर MRS एक्स वाई दूसरे के लिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। ठीक है, MRS एक्स वाई जो है वो पहले व्यक्ति के लिए और दूसरे व्यक्ति के लिए आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। परेटो अनुकूलतम निम्नलिखित में से किन पर लागू होता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के चाहे उत्पादन का क्षेत्र हो, उपभोग का क्षेत्र हो, साधनों का वितरण हो, सभी पे लागू होना चाहिए। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कल्याण का संबंध श्रम की मांग से है, नहीं। ठीक है, सभी लोगों के कल्याण के साथ में संबंधित होता है। और क्रियात्मक माप परेटो उपयोगिता के साथ में संबंधित है, ये हो सकता है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परेटो उपयोगिता की संख्यात्मक माप स्वीकार नहीं करते हैं, बिल्कुल सही है कथन कि परेटो ने एक तरह से क्या किया था, संख्यात्मक माप को अस्वीकार करते हुए उन्होंने एक तरह से क्या किया था, जो क्रमवाचक विचारधारा थी उनको उन्होंने अपनाया था। और परेटो का कल्याणकारी विश्लेषण उपयोगिता के क्रमवाचक विचारधारा से संबंधित नहीं है, नहीं, गलत है। तो परेटो का जो विचार वो एक तरह से क्रमवाचक विचारधारा के साथ में संबंधित है। तो यहाँ पे केवल पहला कथन सही है, ऑप्शन हमारा ए। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परेटो के सर्वसम्मत नियम का सकारात्मक मौलिक उद्देश्य है सबका भला करो, बिल्कुल ठीक है, सभी लोगों का कल्याण होना चाहिए। परेटो के सर्वसम्मत नियम का उदाहरण आंतरिक तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार दोनों है। ठीक है, सबका कल्याण होता है, इसलिए एक तरह से क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी होता है, आंतरिक व्यापार भी होता है, लाभ कमाने की दृष्टि से। परेटो के विश्लेषण में नैतिक मानदंड भी उपस्थित हैं, ये भी सही लग रहा है। और प्रथम श्रेणी की दशाएं परेटो के सामाजिक कल्याण नियम के एक तरह से अनुकूल हैं। तो यहाँ पे चारों जो कथन है वो सही होना चाहिए, ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबका भला करो परेटो के नियम के साथ में संबंधित है, बिल्कुल सही, अभी हमने देखा था। पिगू के अनुसार सामान्य कल्याण और आर्थिक कल्याण में कोई भेद नहीं होता है, ये तो गलत है। ठीक है, पिगू ने क्या बताया था, सामान्य कल्याण और आर्थिक कल्याण दोनों अलग अलग चीज हैं। सामान्य कल्याण और आर्थिक कल्याण में भेद होता है, अंतर होता है। तो पहला और तीसरा कथन सही है, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी। फिर आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है, मार्शल का आर्थिक कल्याण अध्ययन निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है। ठीक है, मार्शल का जो आर्थिक कल्याण है वो एक तरह से उपभोक्ता की बचत के ऊपर आधारित होना चाहिए, कंज्यूमर सरप्लस के ऊपर होना चाहिए। ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें बी।